छोटे से गांव टक नंबर 41 की धूप में एक अजीब सी खामोशी थी। न खेतों में हल की आवाज आ रही थी, न किसी गली से बच्चों की हंसी। ये वही गांव था जहाँ जिंदगी हमेशा गुनगुनाती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। बूढ़ी अम्मा जो हमेशा दिन के वक्त अपने पीपल के दरख्त के नीचे बैठा करती थी, आज वहाँ नहीं थी। सब हैरान थे, लेकिन किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, सिवाय बूबो के। बूबो जो हर सुबह नदी के किनारे बैठकर धूप में अपने बालों को सुखाता, आज भी वही था, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र थी। उसकी माँ की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी और आज सुबह से वो कुछ बोली नहीं थी। उसी वक्त बिली अपनी मामूल की चहलकदमी से लौटी और बूबो को खामोश पाया। बिली ने अपनी बड़ी सब्ज आंखों से बूबो की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। बूबो ने सिर्फ नदी की तरफ इशारा किया और वो दोनों खामोशी से उठे। नदी के पार दूर एक हमवार मैदान था, वहाँ एक इंसान बैठा था, दोनों के लिए अजनबी। सर पर सफेद कपड़ा, जिस्म पर पुरानी शलवार और हाथ में एक लकड़ी। वो आदमी रोता जा रहा था। बूबो और बिली करीब गए। आदमी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, काश कोई मेरी मदद कर सके। मेरी बीवी मरने वाली है, दवा की जरूरत है, लेकिन मेरी गाय खो गई है, वही मेरी कमाई का वाहिद जरिया थी। बूबो ने बिली की तरफ देखा, बगैर एक लफ्ज कहे दोनों ने सर हिलाया और वापस गांव की तरफ दौड़ पड़े। बिली ने अपने पंजे जमीन पर मारे, जैसे कह रही हो हमें कुछ करना होगा। उसी लम्हे से उनका सफर शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले बुजुर्ग चरवाहे से पूछा, जो पहाड़ी के पास अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने कहा, कल शाम एक गाय को मैंने मगरिब की तरफ जाते देखा था, लेकिन उसके साथ कुछ लड़के भी थे। बूबो और बिली फौरन मगरिब की तरफ निकले। वो पैदल चलते गए। सूरज उनके चेहरों पर झलकियां डाल रहा था, गर्द उड़ रही थी और रास्ते पत्थरीले थे। रास्ते में उन्हें एक झोंपड़ी मिली, अंदर से आवाजें आ रही थी। बूबो ने दबे पाँव झाँका और उसकी आंखें फैल गईं। वही गाय थी, मगर उसके पाँव बंधे हुए थे और दो नौ उम्र लड़के खखे लगा रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बड़ी चालाकी कर ली हो। बिली ने अपना पंजा हिलाया, जैसे कह रही हो रुको, कोई गलती न हो। बूबो खामोशी से पीछे हटा। उसने एक पत्थर लिया और आहिस्ता से दरख्त की शाख पर फेंका। शाख से परिंदे उड़े और लड़कों की तवज्जो बाहर की तरफ गई। उसी लम्हे बिली अंदर घुसी, अपने तेज नाखूनों से रस्सी काट डाली और गाय को धकेलते हुए बाहर ले आई। बूबो पहले ही तैयार था। गाय को अपनी पीठ पर उठाकर वो दोनों दौड़ने लगे, लेकिन गांव तक पहुंचने से पहले एक नदी आई, जिस पर कोई पुल नहीं था। पानी तेज बह रहा था। बूबो ने पुल की जगह देखी और अपने दोनों हाथ जमीन पर टेक दिए। बिली उसकी कमर पर चढ़ी और गाय को पीछे से धकेलने लगी। बूबो की कमर कांप रही थी, लेकिन उसने हार न मानी। एक लम्हा ऐसा आया कि बूबो का पैर फिसला, वो गिरते गिरते बचा। बिली ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और गाय दूसरी तरफ निकल गई। भीगे कांपते हुए वो दोनों वापस इंसान के पास पहुँचे। जैसे ही उसने गाय को देखा, वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, उसने कहा। उसी वक्त बूबो की आंखें बंद होने लगी, जिस्म कांपने लगा। बिली ने चीख मारी, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो सिर्फ दौड़ी और गांव के हकीम को बुला लाई। हकीम ने आकर बूबो को देखा और बोला, इसने अपनी हद से ज्यादा ताकत लगा दी है, फौरी आराम न दिया गया तो इसका जिस्म जवाब दे जाएगा। उस रात बूबो बिस्तर पर था, बिली उसके पास बैठी थी और पूरा गांव उनकी हिम्मत को सलाम पेश कर रहा था। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गांव की छतों पर उतर रही थी। नरम हवा में कहीं से तंदूर की खुशबू आ रही थी और कहीं मुर्गियों की बांगे गूंज रही थी। लेकिन गांव के सबसे खामोश कोने में बूबो अब भी बिस्तर पर लेटा था। आंखें खुली थीं, मगर जिस्म साकित। बिली उसके करीब बैठी, अपनी बड़ी सब्ज आंखों से मुसलसल उसके चेहरे को देखे जा रही थी। रात भर वो जागी थी। बूबो को बुखार था। हकीम ने रात को दवा तो दे दी थी, मगर साथ में खबरदार भी किया था कि अगले 24 घंटे निहायत नाजुक होंगे। गांव वालों ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। किसी ने शहद भेजा, किसी ने दूध, किसी ने दम किया, यहाँ तक कि वही बूढ़ा इंसान जिसकी गाय बूबो ने वापस लाई थी, वो खुद सुबह सुबह आ गया और बोला, मेरी बीवी तो बच गई, अब अगर ये न बचा तो मेरी दुआ बेकार जाएगी। उसी लम्हे बूबो की माँ, जो खुद भी बीमार थी, झूमती हुई दरवाजे पर
ऑफर आई। मेरा बच्चा नेकी में पीछे कैसे रह सकता है, लेकिन अल्लाह इसको सलामत रखे। वो किसी का मोहताज नहीं, सबका सहारा है। उसके अल्फाज ने कमरे में एक अजीब सी ताकत फैलाई। बिली ने बूबो की पेशानी पर हाथ रखा और पहली बार वो थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही ये राहत आई, गांव में अचानक एक और मुसीबत ने दस्तक दी। दोपहर के वक्त ट्रक गांव में दाखिल हुआ। उस पर बड़े हुरूफ में लिखा था, डॉक्टर हारून शहर से आया अस्पताल। ट्रक से उतरे कुछ लोग, जिन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने आसपास के देहात में मुफ्त तिब्बी कैंप का बंदोबस्त किया है। बज़ाहिर खुशखबरी लग रही थी, लेकिन गांव वालों को जल्द अंदाजा हो गया कि मामला सिर्फ दवा देने का नहीं था। डॉक्टर हारून का असल मकसद कुछ और था। शाम होते ही जब लोग लाइन में लगे हुए थे, बिली ने दूर से ट्रक के पीछे कुछ मुश्तबा हरकतें देखी। 2 आदमी छुपकर बच्चों को अलग करके कहीं ले जा रहे थे। बिली चौंकी। वो फौरन बूबो के पास गई। बूबो अभी कमजोर था, मगर उसकी आंखों में फिर से चमक आ चुकी थी। वो उठा, अपने कंधे पर चादर डाली और बगैर वक्त जाया किए बिली के साथ ट्रक की तरफ बढ़ गया। बिली आगे आगे चल रही थी, रास्ता दिखा रही थी। ट्रक के पीछे जैसे ही वो पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ था और एक आदमी किसी कॉल पर कह रहा था, 2 मिले हैं, बाकी भी जल्द ले आएंगे। शहर भेजना है, अच्छे दाम मिलेंगे। बूबो की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो धीरे से पीछे हटा और एक लंबी लकड़ी उठाई। बिली भी एक कोने में जाकर तैयार हो गई। अचानक बूबो ने जोर से जमीन पर कदम मारा और चीख मारी। आदमी चौंके, लेकिन संभल न पाए। बूबो ने एक को दबोचा। बिली ने दूसरे की टांग पर जोर से पंजा मारा। चीखों की आवाज से गांव वाले भी आ गए। ट्रक रोक लिया गया और बच्चे आजाद करा लिए गए। डॉक्टर हारून को बुलाया गया। वो खुद हैरान रह गया कि उसकी टीम में ऐसे लोग शामिल थे। गांव वालों ने मुतालबा किया कि पुलिस को बुलाया जाए। उसी रात पुलिस पहुंची और मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। गांव का सुकून वापस आने लगा, लेकिन सबकी नजरें अब बोबो और बली पर थी। एक बुजुर्ग खातून ने आकर कहा, ये दोनों अगर न होते तो हमारे बच्चे बिछड़ चुके होते। फिर सब हैरान रह गए जब बूढ़ा चौधरी साहिब, गांव का सबसे बाज़मीर लेकिन कम गो शख्स, आगे आया और बोला, ये बोबो और बली सिर्फ जानवर नहीं, ये हमारे मुहाफिज है। आज से गांव की हर जरूरत, हर जिम्मेदारी ये दोनों समझेंगे। ये ऐलान सुनकर बोबो खामोश हो गया और बली ने आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी रात जब बोबो अपनी माँ के साथ बैठा था, वो धीरे से बोली, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि तू उस कब्रिस्तान में जाए जहाँ तेरे बाप को दफनाया गया था। वहाँ एक राज छुपा है जो सिर्फ तू जान सकता है। बोबो चौंक गया, उसका चेहरा संजीदा हो गया। बली जो बाहर चांदनी में बैठी थी, जब वापस आई तो बोबो की आंखों में कुछ और ही जज्बा देखकर रुक गई। हमें कल सुबह निकलना होगा, बोबो ने आहिस्ता से कहा। बली ने एक लम्हे को सर हिलाया। ये सफर सिर्फ कब्रिस्तान तक का नहीं था, बल्कि उस राज तक का था जो बोबो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। सुबह के 4 बजे थे, जब गांव अभी नींद में था और तारीकी ने हर कोने को अपनी लपेट में ले रखा था। बोबो खामोशी से उठा, अपनी माँ के कमजोर हाथ चूमे और सर पर चादर डालकर बाहर आया। बली पहले से तैयार खड़ी थी, सुरख फ्राक में मलबूस, मगर आज उसके चेहरे पर मामूल की मासूमियत के साथ कुछ और भी था। जैसे वो जानती हो कि आज का सफर सिर्फ कदमों का नहीं, बल्कि मुकद्दर का फैसला है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता गांव से निकले। बोबो आगे, बली पीछे। चांदनी कमजोर थी और सर्द हवा जिस्म से टकराकर सन्नाहट पैदा कर रही थी। कब्रिस्तान यहाँ से 4 कोस दूर था और वह पैदल जा रहे थे, जैसे वक्त को खुद शिकस्त देनी हो। रास्ते में दोनों को वो सब कुछ याद आने लगा जो पिछले दिनों में हुआ था। जख्मी बच्चा, बूढ़ी अम्मा की दुआ, गुमशुदा गाय, झूठे डॉक्टर, बच्चों की स्मगलिंग और अब एक कब्रिस्तान जिसमें उनके सवालों के जवाब दफन थे। 3 घंटे की मुसलसल चाल के बाद जब सूरज के पर निकलने लगे, बोबो और बली एक पुरानी दीवार के सामने पहुँचे। इसके पीछे एक सुनसान कब्रिस्तान था, दरख्तों से ढका हुआ, जैसे जमीन भी राज छुपाए बैठी हो। बोबो ने दरवाजा खोला, जो चरचरा कर एक पुरस्रार आवाज के साथ खुला। बली ने हाथ में पकड़ा एक चिराग जला लिया। कब्रें खामोश थी, कुछ नहीं, कुछ सदियों पुरानी। बूढ़ी माँ ने जिस कब्र का जिक्र किया था, वह कौन सी थी? बोबो को याद आया, तुम्हारे बाप की कब्र पर एक खास निशान है, वही तुम्हें सही जगह तक ले जाएगा। दोनों चलते गए। अचानक बली रुक गई। ये देखो, उसने चिराग का शोला करीब किया। एक कब्र के पत्थर पर बंदर की छवि बनी हुई थी और साथ में अल्फाज आते, सच वो खजाना है जो हर वारिस को खुद ढूंढना
खोदना पड़ता है। बोबो के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। उसने कब्र के पत्थर को छुआ। वो नरम नहीं, खुरदरा था, लेकिन नीचे एक लकीर सी जा रही थी। बली ने गौर किया और जमीन को खोदने लगी। थोड़ी ही देर में एक लकड़ी का बॉक्स नमूदार हुआ। बोबो ने बॉक्स को बाहर निकाला और खोला। अंदर चंद पुराने कागज, एक छोटा सा लॉकेट और एक खत था। बोबो ने खत निकाला और चिराग के नीचे पढ़ना शुरू किया। बेटे, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मतलब है कि तेरी माँ ने तुझे मेरी असल हकीकत बता दी। मैं सिर्फ एक आम बंदर नहीं था, बल्कि गांव की पुरानी अमानतों का मुहाफिज था। गांव में एक खुफिया खजाना है जो वक्ते जरूरत काम आ सकता है, लेकिन इस तक पहुँचने के लिए तुझे 3 निशान ढूंढने होंगे। पहला निशान तू ढूंढ चुका है, दूसरा निशान उस तालाब के नीचे है जहाँ कभी तेरा बचपन गुजरा था। खत यही खत्म हो गया। बली हैरत से बोबो की तरफ देखने लगी। बोबो के चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में आग। वह दोनों दोबारा रवाना हुए। अब की बार मंजिल थी पुराना तालाब, जो कि गांव के एक वीरान हिस्से में वाक़ था और अब बरसों से सूखा हुआ था। दोपहर तक वो वहाँ पहुँच गए। बली ने तालाब के बीच जाकर जमीन खोदनी शुरू की। बोबो ने इर्द गिर्द नजर रखी। काफी देर बाद एक चमकदार धातुय प्लेट निकल आई। इस पर आ था दूसरा निशान। जहाँ सुरख पत्थर 3 हो, वहाँ जमीन बोलती है। बोबो को फौरन याद आया, गांव की पुरानी पहाड़ी के पास ऐसे ही 3 सुरख पत्थर थे, जहाँ बचपन में वह और बली खेलते थे। वह दोनों थके थे, लेकिन अब वापस जाने का सवाल ही नहीं था। रात से पहले वो पहाड़ी पर पहुँचे। सुरख पत्थरों के बीच एक छोटा सा गड्ढा खोदा तो एक और बॉक्स मिला। इस बार इसमें नक्शा था पूरे गांव का, लेकिन दरमियान में एक बड़ा सर्कल बना था और उस पर लिखा था, यही है खजाने की जगह, मगर एहतियात लाजिम है, क्योंकि जहाँ खजाना होता है वहाँ लालच छुपा बैठा होता है। बोबो और बली खामोश हो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। बोबो ने सब कुछ बता दिया, खजाने की बात, उसके निशान, उसके पीछे छुपी कुर्बानी। गांव वालों ने पहले तो हैरत जाहिर की, फिर अक्सरियत ने कहा, अगर ये खजाना है तो ये बोबो का हक है। लेकिन बोबो आगे बढ़ा और बोला, ये खजाना मेरा नहीं, ये गांव का है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल सिर्फ तब करेंगे जब पूरे गांव का कोई मसला हो, कोई खत, कोई बड़ी आफत या कोई और खतरा। सबने तालियां बजाई, लेकिन चंद लोगों के दिलों में लालच भी जागा। चंद रातों बाद जब बोबो और बली सो रहे थे, 2 आदमी खजाने की जगह चोरी से गए। जमीन खोदी, लेकिन जैसे ही हाथ अंदर गया, जमीन हिलने लगी, जैसे किसी पुरानी ताकत ने हरकत की हो। अचानक गर्दो गुबार उठा, जमीन फटी और दोनों आदमी नीचे गिर गए। आवाज से बोबो की आँख खुल गई। वो फौरन बली के साथ भागा। जमीन में गड्ढा हो चुका था और नीचे दोनों आदमी खौफ से कांप रहे थे। बोबो ने रस्सी डालकर उनको निकाला, लेकिन सख्ती से बोला, तुमने गांव की अमानत को अपने लालच से दागदार किया है, अब तुम्हारा फैसला गांव करेगा। अगले दिन बोबो ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर हम चाहते हैं कि ये गांव महफूज रहे तो हमें अपनी नीयतें साफ रखनी होंगी। खजाना वही चीज है जो जरूरत पर काम आए, न कि लालच से तबाही लाए। गांव वालों ने वादा किया कि अब ये खजाना सिर्फ बोबो और बली की निगरानी में रहेगा और जब कभी गांव को इसकी जरूरत हो तो वही फैसला करेंगे। बोबो अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। बेटा, तू सिर्फ मेरा फख्र नहीं, तू इस गांव की रोशनी है। बली ने बोबो के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से मुस्कुरा दी। सबक, सच्ची नेकी सिर्फ मदद करने में नहीं, बल्कि अमानत संभालने में भी है। हर खजाना दौलत नहीं होता, कुछ दफा असल खजाना एतिबार, नियत और कुर्बानी होती है।